आज हमारा हेड्स ऑफ इनकम शुरू हो रहा है। फाइनली तुली सर के बच्चे भी हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे। खुशी का माहौल। फाइनली। नमस्कार। ये वी आर डूइंग हेड्स ऑफ इनकम एज वेल। हम भी करेंगे। मजा आता है डांट करके। चलिए, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी। नाउ, हाउस प्रॉपर्टी में आएगा क्या, पहले तो ये समझेंगे। इस चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कौन सी इनकम आएगी, कौन सी रिसीट आएगी, और इनकम कंप्यूट कैसे करनी है। Remember, every head is a separate head. Every head has separate rules. And rules of one head do not apply, while computing income of any other head. And remember, हाउस प्रॉपर्टी तक हम पहुंचे कैसे हैं। स्टेप 1 कर लिया, रिसीट। स्टेप 2 कर लिया, इंडियन है, फॉरेन है, रेजिडेंट है, ओआर है, एनओआर है, सारी बातें कर ली। कैपिटल है, रेवेन्यू है। कैपिटल है तो एग्जेम्प्ट है अनलेस टैक्सेबल, रेवेन्यू है तो टैक्सेबल है अनलेस एग्जेम्प्ट, तो बची हुई रिसीट है। मुझे बताओ, क्या खर्चा खर्चा माइनस होगा अगर हेड का रूल अलाउ करेगा, या कोई भी खर्चा माइनस हो जाएगा। खर्चा माइनस तब होगा अगर हेड का रूल अलाउ करेगा। अब रिसीट कौन सी आती है। पहली बात, अगर मैं बात करूं, हाउस प्रॉपर्टी को सेल करिए आपने, हाउस प्रॉपर्टी को सेल करा, तो ये रिसीट तो कैपिटल रिसीट है, तो ये तो जाएगी कैपिटल गेन्स के चैप्टर में। तो यहां क्या जाएगा सर, रेंट। रेंट विल गो अंडर हाउस प्रॉपर्टी। तो पहले तो ये फर्क करें, घर से आप पैसा कमाते हैं दो तरीके से, सेल करके या रेंट पे चढ़ा के। अब जब सेल करेंगे तो वो कौन से हेड में जाएगा बेटा, कैपिटल गेन्स में। जब रेंट पे चढ़ाएंगे तो कहां जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी। तो पहली बात तो ये फर्क करें हम। अब हाउस प्रॉपर्टी हेड क्या कहता है। पहली बात, हाउस होता क्या है। हम लोग हाउस पढ़ते हैं ना तो अपने को घर नजर आता है, ये गलत है। हाउस इज अ बिल्डिंग, हाउस इज अ बिल्डिंग। एंड हमारे इंसानों ने बिल्डिंग को अलग अलग लोकेशन में, लोकेशन वाइज डिवाइड किया गया है। हम कहते हैं जिन घर में हम रहते हैं, जिन घरों में हम रहते हैं उसको हम बोलते हैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। जो दुकानें होती हैं या दफ्तर खुलता है जिन जिन बिल्डिंग्स में, उनको बोला जाता है कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी। जिनमें आप फैक्ट्री खोलते हैं उनको बोला जाता है इंडस्ट्रियल हाउस प्रॉपर्टी। ये हाउस प्रॉपर्टी वर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हाउस से ना अपना घर समझ में आता है। गलत है बेटा। आज के बाद हाउस नहीं पढ़ना है, बिल्डिंग पढ़नी है। बिल्डिंग रेजिडेंशियल एरिया में हो, दुकान हो, फैक्ट्री की बिल्डिंग हो, डजंट मैटर, रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगी। सो वेदर द रेजिडेंशियल हाउस, वेदर इट इज कमर्शियल हाउस और इट इज इंडस्ट्रियल हाउस प्रॉपर्टी, रेंट कहां आएगा बेटा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा। मेरे पास एक दुकान है, मैंने किराए पे चढ़ा दी, मेरे पास इनकम कहां से आएगी, कौन से हेड की आएगी।
मेरे पास फैक्ट्री बिल्डिंग है, मैंने किराए पे चढ़ा दी। घर किराए पे चढ़ा दिया मैंने, राइट। तो दुकान की बिल्डिंग को देख के बिजनेस हेड नहीं याद आएगा तुम्हें, रेंट ऑफ बिल्डिंग। एंड बिल्डिंग कुड बी इन कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया। अब ये तो हो गया कौन सी इनकम आ रही है, कौन सी इनकम आ रही है, समझ में आ गई कौन सी इनकम आ रही है? क्लियर है सबको बात? ओके, नाउ हम इस इनकम को कंप्यूट कैसे करेंगे? इस इनकम को कंप्यूट कैसे करते हैं? हाउस प्रॉपर्टी हेड में सेक्शन 22 मुझे बताता है रूल, और रूल में लिखा है एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू लेना है। जब हम वर्ड पढ़ते हैं एनुअल और साथ पढ़ते हैं वैल्यू, इसका मतलब है जो रेंट बिल्डिंग कमा सकती है, कमा सकती है। इट इज नॉट द रेंट उसने कमाया, एक्चुअल रेंट नहीं है। उसने एक्चुअल रेंट नहीं बोला, उसने क्या बोला? एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, और उसके लिए हम रूल्स करेंगे सेक्शन 23 में। एनुअल वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगी? रेजिडेंशियल बिल्डिंग की कैसे निकलेगी, कमर्शियल बिल्डिंग की कैसे निकलेगी, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की कैसे निकलेगी? अब सवाल ये आता है, ये जो एनुअल वैल्यू निकालने के रूल्स हैं, क्या ये लोकेशन वाइज है? रेजिडेंशियल का अलग, कमर्शियल का अलग, इंडस्ट्रियल का अलग? नो सर, बिल्कुल नहीं सर। क्योंकि हमारे देश में ये जो बाइफरकेशन है, ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। अगर हम देखें कोई भी शहर, सपोज आप एक शहर देखेंगे, अगर ये हमारा शहर है चंडीगढ़, चंडीगढ़ का जो मैप है, इट लुक्स लाइक एन ओपन हैंड। ओपन हैंड थोड़ा एग्जैक्ट नहीं है, पर मोटा मोटा ऐसा ही है। अब यहां पर आप देखोगे चंडीगढ़ में बड़ा, वन ऑफ द ओनली प्लांट सिटीज इन इंडिया, इनफैक्ट द फर्स्ट प्लांट सिटी इन इंडिया। इन इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने, एक आर्किटेक्ट थे ल कॉर्बुजियर, उनको हायर करा और उनको बोला हमारे लिए एक नया सिटी डिजाइन कीजिए, नया भारत, नया सिटी। So we proudly say that Chandigarh was the first city in the new India, which was created by the Prime Minister of India at that particular point of time. अब यहां पहले नक्शा बना, फिर शहर बसा। पहले डिसाइड हुआ कि जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री बाहर लगेगी, फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी बीच में। फिर यहां रेजिडेंशियल एरिया होगा। ऐसे उन्होंने पूरे शहर को सेक्टर्स में डिवाइड करा। जैसे दिल्ली में आप जाओगे तो कनॉट प्लेस है, वसंत कुंज है, बॉम्बे में जाओगे बैंड्रा है, खार है, अलग अलग जगहों का अलग अलग नाम है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेके 52 तक है, सेक्टर है, सारे बराबर दिखते हैं। कई लोग आते हैं तो सेक्टर में खो जाते हैं। हर सेक्टर के बीच में आपको देखोगे 4 हिस्सों में डिवाइड करा गया, सेक्टर ए, बी, सी और डी। यहां पर घर मिलेंगे आपको, यहां पर घर मिलेंगे, और हर सेक्टर के बीच में आपको एक पार्क मिलेगा, जहां पर लोग सैर करने जाते हैं, और दुकानें मिलेंगी। सो कमर्शियल प्रॉपर्टी यहां मिलेगी और एक पार्क मिलेगा। दैट मीन्स एवरी सेक्टर विल हैव ए, बी, सी, डी, और यहां पर बीच में एक पार्क होगा और दुकानें होंगी। यानी चंडीगढ़ में कमर्शियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया बहुत क्लियरली डीमार्केटेड, बहुत क्लियरली है और नक्शे पे बना हुआ। और आप यहां पर दुकान नहीं खोल सकते हैं, आप यहां पर फैक्ट्री नहीं खोल सकते हैं, आप इसके अंदर रह नहीं सकते हैं। ये रूल्स हैं, अगर आप वायलेट करेंगे तो आप पे पेनल्टी लग जाएगा। पर आप लोग अपने अपने शहरों में देखो, क्या आपके सारे शहर इतने प्लान्ड है? नो सर। आप देखोगे कई शहरों में, हमारे शहर कैसे बसे थे? अगर हम जीटी रोड की बात करें, जो पहले शेरशाह सूरी मार्ग था,
बाद में उसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोल दिया गया, आजकल तो आई थिंक एनएच समथिंग होगा। तो यहां पर ये आप देखोगे सड़क बनाई थी शेरशाह सूरी जी ने। अब आप देखोगे थोड़ी थोड़ी दूर पर उस जमाने में बुल्लक कार्ट पे लोग चलते थे, है ना, बुल्लक कार्ट पे लोग चलते थे। तो थोड़ी दूर पे जब रुकते थे, जहां पर वो रुकते थे आप देखोगे वहां शहर बसे हुए हैं। पहले लोगों ने कमाने का जरिया ढूंढा, ढाबे खुले, ढाबों के ऊपर घर रहने को खुल गए, पीछे लोग और आए, दुकानें खुली, पता चला पूरा शहर बस गया। प्लानिंग है नहीं, यहाँ दुकान है, साथ फैक्ट्री है, बीच में घर है। डू ऑल एग्री विद मी? डू ऑल एग्री विद मी? और फिर जब होश आया, भाई शहर बस गया, अब क्या करें, फिर इन्होंने अब न्यू पटियाला, नवी मुंबई, न्यू दिल्ली, न्यू दिस, न्यू अमृतसर, अब सारे न्यू शुरू हो गए। यानी पुराना शहर अलग होता गया जो अपने आप बन गया था, और नए शहर अब इंडिया में प्लान्ड बन रहे हैं। आपको जान के खुशी होगी, मोदी जी ने 7 नई सिटीज का प्लान अप्रूव कर दिया हुआ है जो बनना शुरू होंगे। 7 न्यू सिटीज विल बी कमिंग अप। तो आप देखोगे नवी मुंबई प्लान्ड होगी, पुरानी मुंबई रैंडमली डेवलप हुई हुई है, और ये सारे शहर मोर और लेस चंडीगढ़ के डिजाइन पे बने हुए हैं। चंडीगढ़ के डिजाइन पे बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ दीज सिटीज हैव बीन मेड ऑन द चंडीगढ़ प्लान। सो आई प्राउडली से आई स्टे इन चंडीगढ़। ना बच्चों, राजस्थान में जयपुर था बेटा। जयपुर मान सिंह जी ने डिजाइन करवाया था। मान सिंह जी ने सबसे पहली बार, जयपुर इज ऑल्सो अ डिजाइन प्लान सिटी। इट वॉज टेक्निकली स्पीकिंग द फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ द इंटायर कंट्री। बट इंडिया की जब मैं बात करूं, फ्रीडम के बाद चंडीगढ़ वाज द फर्स्ट प्लान सिटी, और जयपुर भी उतना प्लान नहीं है जितना चंडीगढ़ है ना। अब आगे चलते हैं। तो हमारे देश में, मैं चंडीगढ़ की तारीफ नहीं कर रहा था, मैं आपको सिर्फ समझा रहा था कि हमारे देश में रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्लियरली डिफाइंड नहीं है। हर शहर में डिफाइंड नहीं है। कई शहरों में रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, फैक्ट्रियों के ऊपर रह रहे हैं। तो जो फॉर्मूला हम देंगे, अगर वो रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पे बेस होगा, तो ये लड़ाई शुरू हो जाएगी कि मेरा घर रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है। तो एनुअल वैल्यू का फॉर्मूला इज नॉट बेस्ड ऑन लोकेशन। लोकेशन पे बेस्ड नहीं है। यानी आपका रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो, इनको सेम ट्रीटमेंट मिलता है। दिमाग में डल रही बात है? अरे बोलिए, दिमाग में डल रही बात है? अब रही बात, सर फिर बाइफरकेट कैसे होगा? यूज, यूज। अब रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो आप इसको सेल्फ ऑक्युपाई कर सकते हो फॉर रेजिडेंस, ठीक है ना, या आप इसको लेट आउट कर सकते हो, या आप कई बार इसको सेल्फ ऑक्युपाई कर सकते हो फॉर प्रोफेशन या बिजनेस, इफ अलाउड। इफ अलाउड, जैसे चंडीगढ़ में लॉयर्स और सीएस घरों में अपना काम कर सकते हैं। अब मेरा ये घर है, मेरा घर जो है सामने जो है पूरा घर है जहां पर सारे रहते हैं। घर से बाहर निकलो, उसी बाउंड्री वॉल में पीछे एक छोटा सा एरिया अलग से बना हुआ है, एनेक्शर, एनेक्सी बोलेंगे, वहां ये मेरा ऑफिस है। ये वाला बिल्डिंग का पार्ट बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, और अगला वाला बिल्डिंग का पार्ट रेजिडेंस के लिए यूज हो रहा है। तो सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर प्रोफेशन और बिजनेस अलाउड होता है, हर शहर में अलाउड नहीं होता। देन एक और तरीका हो सकता है, आपने घर खाली रखा, वेकेंट रखा। क्या रखा? वेकेंट रखा। चलिए, अब कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जनरली सेम होते हैं, इनमें हम क्या करेंगे? चलो इसको ऊपर ले जाते हैं। वेकेंट रखा। अब आपने कमर्शियल घर को जनरली आप क्या करते हो, आमतौर पे क्या करते हैं, सेल्फ ऑक्युपाई फॉर प्रोफेशन और बिजनेस करोगे। भाई दुकानों में या तो आप खुद काम करोगे, या आप उनको किराए पे चढ़ा दोगे, या आप उनको खाली रखोगे। सही होगी बात?
सही होगी बात। अब एक चीज बताओ, सेल्फ ऑक्युपाई अगर मैंने कर लिया, सेल्फ ऑक्युपाई, मैं अपनी बिल्डिंग में खुद बिजनेस कर रहा हूं। ऑक्युपाई, ऑक्युपाई समझते हो? मैं अपनी बिल्डिंग में खुद अपना दफ्तर खोला हुआ है, तो क्या इससे कुछ रेंट कमा सकता हूं मैं? क्या मैं इससे रेंट कमा सकता हूं? नहीं सर, अब तो मैं खुद ही, अच्छा मेरे को ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं चाहिए, मैं रेंट नहीं कमा सकता क्योंकि मैं तो खुद ही रह रहा हूं उसके अंदर, खुद ही काम कर रहा हूं मैं उसके अंदर। ठीक होंगी ना बात? सेल्फ ऑक्युपाई, सेल्फ ऑक्युपाई कौन कर रहा है? ऑब्वियसली ओनर कर रहा है। तो ये कहते हैं, अगर आपकी बिल्डिंग आपके बिजनेस का एसेट है, बिल्डिंग से इनकम नहीं कमा रहे, बिल्डिंग के अंदर बिजनेस करके इनकम कमा रहे, दोबारा बोलो, बिल्डिंग इज नॉट द एसेट दैट अर्न्स इनकम, बिल्डिंग इज एन एसेट विच इज यूज्ड फॉर अर्निंग इनकम। तो इसकी इनकम 22 सेक्शन में नहीं आएगी, हाउस प्रॉपर्टी में इसको नहीं लेंगे। इस घर के जितना भी ट्रीटमेंट होगा खर्चों का, वो बिजनेस साइड में जाएगा। कहां जाएगा बेटा? बिजनेस साइड में जाएगा। दोबारा से, अगर आप किसी बिल्डिंग में खुद बिजनेस कर रहे हैं, आप उस बिल्डिंग से आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, आप उस बिल्डिंग को यूज करके बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, तो फिर इस बिल्डिंग को बिजनेस का एसेट मान के इसके सारे खर्चे बिजनेस हेड में ले लेंगे। हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्या काम? तो उन्होंने बोला इस घर को हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लेना। अब यानी हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्या आ रहा है? एक घर जो खाली है, एक घर जो मैंने खुद रहा, और एक घर जो लेट आउट कर दिया। और कमर्शियल और लेट आउट और वेकेंट, कैन आई यूज अ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी फॉर ओन रेजिडेंस? क्या मैं दुकानों में या फैक्ट्रियों में खुद रह सकता हूं? नहीं रह सकता सर, नहीं रह सकता। अगर आपको कोई ऐसा बंदा जानता है जो अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग में रहता है, तो ये मान के चलिएगा वो इलीगली रह रहा है, वो लीगल नहीं है। समझ गए बात को? यानी अब हमारे पास क्या रह गया? इसको मिटा दूं मैं जरा, ये तो आ नहीं रहे हैं, ये तो हाउस प्रॉपर्टी में आ ही नहीं रहा है। अब रही बात, ये इनकम्स है, यानी इन सब के मेरे को एनुअल वैल्यू के फॉर्मूला चाहिए, हमें इन सब के एनुअल वैल्यू के फॉर्मूला चाहिए। समझ में आ गई बात? अब धीरे धीरे, पहले मैं लिख रहा हूं, यहां सेक्शन 23(1) ए मिलेगा, यहां सेक्शन 23(2) मिलेगा, यहां सेक्शन 23(1) बी मिलेगा, और लेट आउट के लिए सेम है और वेकेंट के लिए सेम है। यानी हमें अल्टीमेटली करना क्या है? वेकेंट घर हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, उसकी इनकम कैसे निकलेगी? अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा, सर सुनिए, खाली पड़ा हुआ है, खाली है सर, रेंट तो आ नहीं रहा, इनकम कहां से आएगी? आएगी, पहले सुनते जाओ। सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेजिडेंस का क्या करना है वो 23(2) बताएगा, और अगर किराए पे चढ़ा दिया तो क्या करना है वो 23(1) बी बताएगा। चलो यहां तक अगर मैं समराइज करूं, आ जाओ जरा एक मिनट। हमने कहा था हाउस प्रॉपर्टी हेड में दो बातें देखेंगे, कौन सी इनकम आ रही है और उसको कंप्यूट कैसे करना। जो मैं रूल पढ़ा रहा हूं वो कौन से हेड का रूल है? हाउस प्रॉपर्टी का रूल है। क्या यही रूल जो मैंने अभी बताए बिजनेस हेड में भी लगेगा? क्या यही रूल कैपिटल गेन्स पे भी लगेगा? क्या यही रूल सैलरी पे भी लगेगा? नहीं सर, कहां लगेगा? सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी पे। अब हमने कहा, अगर मैं घर बेचता हूं तो इनकम कहां जाएगी सर? कैपिटल गेन्स। तो क्या उसका हाउस प्रॉपर्टी हेड में कोई लेना देना है? नहीं है सर। फिर सर जो रेंट आ रहा है वो कहां जाएगा? वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। फिर हमने वर्ड सीखा बिल्डिंग। हाउस को इग्नोर करो, घर नहीं है, बिल्डिंग है, और बिल्डिंग रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल कोई भी हो सकती है। पर क्योंकि हमारे देश में ये रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरियाज डिफाइंड नहीं है, क्योंकि सिटीज हमारी प्लान नहीं है, इस वजह से इनकम का फॉर्मूला इस लोकेशन पे बेस्ड नहीं है। तो फिर किस पे बेस्ड है सर? यूज पर बेस्ड है। आपने घर खाली रखा तो एक फॉर्मूला है, आपने घर खुद रहने के लिए लिया तो दूसरा फॉर्मूला है, किराए पे चलाया तो तीसरा फॉर्मूला। लेकिन अगर आप बिल्डिंग में खुद घुस के बिजनेस कर रहे हो, तो उस बिल्डिंग का हाउस प्रॉपर्टी में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बेटा आप उस बिल्डिंग से रेंट नहीं कमा सकते। उस बिल्डिंग को आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, तो उसके खर्चे बिजनेस साइड में जाएंगे। बोलो यहां तक थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया? क्लियर?
चलिए, अब सर हम आते हैं सर, हमें करना क्या है? अब सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा हर हेड का एक कॉम्पुटेशन का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमें बेयर एक्ट पढ़ के निकालना पड़ता है। कोई एक्ट में चार्ट नहीं दिया हुआ कि ऐसे निकालना, एक्ट में तो सिर्फ टेक्स्ट दिया हुआ है। तो हमने चार्ट से निकाला कि एक सबसे पहले अपने को निकालना होता है एनुअल वैल्यू, और इसको बोला जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको हम आज के बाद बोलेंगे जीएवी। और जीएवी के फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताए। अगर घर वेकेंट है तो 23(1) ए पढ़ेंगे, अगर वह लेट आउट है तो 23(1) बी भी है और एक सी भी है, और अगर घर सेल्फ ऑक्युपाइड है फॉर रेजिडेंस, और ये वाला सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, इसका फॉर्मूला आएगा 23(2). तो पहले तो ये सेक्शन हो गया। अब इसमें से बोला गया है घर के खर्चे माइनस करेंगे। चलिए, रिसीट हो गई। अब घर पे खर्चे क्या होते हैं सर? कई खर्चे होते हैं। घर की कॉस्ट होती है, कॉस्ट होगी परचेज किया आपने या कंस्ट्रक्ट किया आपने, है ना? फिर घर में आपने रिपेयर कराई, फिर आपने घर पे ऊपर कोई टैक्सेस पे करे, फिर सर घर के आपने कोई 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 और क्या करोगे सर? रेंट डीड बनाने का खर्चा हो गया, रेंट डीड बनाने का खर्चा हो गया। घर पर खर्चे, ध्यान से सुनो पहले अंग्रेजों, तभी तुम्हें बोलने नहीं दे रहा। घर पर खर्चे और घर में रहने के खर्चे तो अलग अलग बातें होते हैं बेटा। बिजली का बिल, पानी का बिल, ये घर पर खर्चा नहीं है, घर में रहने का खर्चा है। हम घर में रहने के खर्चे अलाउ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। घर पर क्या खर्चा करा आपने? रिमेंबर, आपका घर एसेट है, घर से रेंट आ रहा है। घर में रहने के खर्चे से रेंट नहीं आ रहा है, घर से रेंट आ रहा है। तो घर के जो खर्चे हैं वो क्या करने हैं? तो लॉ ने बोला म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स। अब म्यूनिसिपल टैक्स क्या होता है समझिए। जब आप बिल्डिंग खरीदते हैं, मैंने आपको बताया था, जब आप बिल्डिंग खरीदते हैं एक रजिस्ट्री होती है, उसमें आपको एक स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ता है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पर आप स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं, इससे आपका टाइटल मिलता है, आपको टाइटल हो गया। तो अगर मैं बात करूं कॉस्ट है घर की 1 करोड़ रुपया, और मैं कहता हूं स्टैंप ड्यूटी था 9%, लेट्स से स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो आ रही है वो 1 करोड़ ही आ रही है, तो 9% हो गया, कितना हो गया बेटा? 90,000 रुपए। सो आपके पास कॉस्ट कितनी होगी? 1 करोड़ 90,000। 9% ज्यादा होगा एक्चुअली। कितना होगा देखना यार? 9 लाख रुपए होगा, 9 लाख रुपए होगा। 1 करोड़ 9 लाख रुपए होगा। फिर आपने जब ये घर खरीद लिया तो आपको लगता है कि घर तो मेरा हो गया। गवर्नमेंट कहती है घर तो तेरा है, इलाका हमारा है। समझे गवर्नमेंट क्या कह रही है? अरे भाई, घर तो तेरा है, इलाका हमारा है। अब जो हमारे इलाके में तुम्हारे पास घर है, इलाके में रहने के लिए भी तो टैक्स दोगे। ऐसा थोड़ा है कि तुम बैठे रहोगे। तुम्हारे घर है यहाँ पर, है ना? आपके घर। अब तुमने घर खरीद लिया, तुम्हारे नाम करने के लिए हमने तुमसे अलग पैसा लिया, पर अब हम तुम्हें अपने इस एरिया में रहने दे रहे हैं, इसके लिए तुमसे लेंगे म्यूनिसिपल टैक्स। ये म्यूनिसिपल टैक्स लोकल अथॉरिटी लेती है।
ये वाला टैक्स जनरली स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, रजिस्ट्री वाला एमसी को भी जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है। म्यूनिसिपल टैक्स जो लगता है वो बेसिकली रेंटल वैल्यू या फ्लोर एरिया का रेशियो पे लगता है। फ्लोर एरिया, आपने कितना फर्श डाला हुआ है, कितने फ्लोर डाले हुए हैं, उसके हिसाब से आपको टैक्स लगता है। अब म्यूनिसिपल टैक्स इज जनरली अ परसेंटेज ऑफ अ वैल्यू फिक्स्ड बाय लोकल अथॉरिटी, जिसको बोला जाता है म्यूनिसिपल वैल्यू। क्या बोला जाता है बेटा? म्यूनिसिपल वैल्यू। यानी तहसीलदार का दफ्तर, म्यूनिसिपैलिटी एक रेंटल वैल्यू फिक्स कर देंगे, इस एरिया में ये म्यूनिसिपल वैल्यू चल रही है, और म्यूनिसिपल टैक्स अगर 5% है और म्यूनिसिपल वैल्यू 10 लाख आ रही है, तो आपको 5% ऑफ 10 लाख 50,000 रुपए देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड म्यूनिसिपल टैक्स। इट इज टैक्स फॉर ओनरशिप इन अ पर्टिकुलर एरिया। म्यूनिसिपल टैक्स किसको पे करते हैं? टू लोकल अथॉरिटी। अलग अलग शहरों में इस टैक्स के अलग अलग नाम है। किसी शहर में इसको कॉर्पोरेशन टैक्स बोला जाता है, किसी शहर में इसको सीवरेज टैक्स बोला जाता है, इसको म्यूनिसिपल टैक्स बोलो, हाउस टैक्स बोलो, कुछ भी बोलो यार, बेसिकली टैक्स है। अब लॉ कहता है ये जो टैक्स है पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर तुम्हें मेरी आदत पता है, मैं आज के लेक्चर में पूरा चैप्टर करा जाऊंगा, फिर शुरू करेंगे। तुम्हें पता है ना ये बात? तो अब तक तो आदत पड़ गई होगी। अच्छा, तो म्यूनिसिपल टैक्स देना किसको होता है? तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट में जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो लैंडलॉर्ड अपनी रेंटल एग्रीमेंट में लिख देता है कि अगर कल को म्यूनिसिपल टैक्स रखेगा तो कौन पे करेगा। मतलब लाइबिलिटी टू पे लैंडलॉर्ड की होगी या टेनेंट की होगी, ऐसा एग्रीमेंट डिसाइड करेगा। कोई लॉ नहीं है जो कहता है कि इसकी लाइबिलिटी है। दोनों आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कौन पे करेगा, और वो लाइबिलिटी इनकम टैक्स मान लेता है। मतलब सर भाई, अगर लिखा है कि 100% म्यूनिसिपल टैक्स लैंडलॉर्ड पे करेगा तो लैंडलॉर्ड की लाइबिलिटी। लेकिन अगर लिखा है कि 50% लैंडलॉर्ड पे करेगा और 50% टेनेंट पे करेगा, तो 50% की लाइबिलिटी है। अब सपोज करो 10,000 रुपए का म्यूनिसिपल टैक्स आ गया, एग्रीमेंट में लिखा है 50% इसका, 50% इसका, तो भाई इसका खर्चा कितना हुआ? 5,000 रुपए का हुआ। इसका खर्चा कितना हुआ? 5,000 रुपए का हुआ। आप ये जो इनकम निकाल रहे हैं, किसकी निकाल रहे हैं? टेनेंट की निकाल रहे हैं, लैंडलॉर्ड की निकाल रहे हैं? तो भाई टेनेंट का खर्चा भी लैंडलॉर्ड को डिडक्ट कर देंगे। टेनेंट की निकाल रहे हैं। जगीशा वाह, ओहो निकिता और तनीश वाह रे वाह, ओ लॉर्ड, मेरा फ्लो ही तोड़ दिया तुमने। निकिता और तनीषा कह रहे हैं कि हम टेनेंट की इनकम निकाल रहे हैं यहां पर। रेंटल इनकम बेटा किसकी होती है? टेनेंट की या लैंडलॉर्ड की? हाँ निकिता, तो किसकी इनकम निकाल रही बेटा? जल्दी बताओ मेरे को दोनों। अभी ये बताओ, लैंडलॉर्ड की अगर आप इनकम निकाल रहे हो, ओनर की इनकम निकाल रहे हो, तो खर्चा किसका माइनस होगा? टेनेंट का या लैंडलॉर्ड का? सो पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर यानी प्रोविजो में, प्रोवाइडेड दैट स्टेटमेंट में लिख दिया कि इसमें से आपको जो म्यूनिसिपल टैक्स लैंडलॉर्ड जी जो आपने म्यूनिसिपल टैक्स पे कर दिया उसका डिडक्शन देंगे। और वर्ड इज पेड, ड्यू नहीं, ड्यू नहीं है। तो मेरी एक कहावत है, इनकम टैक्स इज द मदर ऑफ ऑल एक्ट्स। फादर कौन है मुझे नहीं पता, पर मां तो इनकम टैक्स है भाई। सबसे बड़ा एक्ट इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट। अब मां अपने सारे छोटू छोटू बच्चों का ख्याल रखती है। एक बच्चा है छोटा सा म्यूनिसिपल टैक्स, एक बच्चा है जीएसटी,
माँ कहती है भाई इनकम निकालते समय जब मेरे बच्चे को उसका पैसा मिलेगा तब तेरे को डिडक्शन देंगे, जब मेरे बच्चे को उसका पैसा मिलेगा तब तेरे को डिडक्शन देंगे। ये बात याद रखना मेरी। माँ कहती है जब तुम इनकम निकाल रहे हो अपनी, मेरे बच्चों तक पैसा पहुंचा दो फिर डिडक्शन लेंगे, ड्यू बेसिस पे नहीं लेंगे। सुन लिया? तो म्यूनिसिपल टैक्स इज अलाउड ऑन पेड बेसिस, जिस साल पे करा। सर एक चीज बताइए ना सर, सर 2020-21 का म्यूनिसिपल टैक्स 10,000 था, लेकिन पे हमने 24-25 में करा, तो सर किस साल डिडक्शन मिलेगी? अरे बताइए ना सर, किस साल डिडक्शन मिलेगी? राइट। सो क्या म्यूनिसिपल टैक्स में फर्क पड़ेगा? म्यूनिसिपल टैक्स में फर्क पड़ेगा कि कौन से साल का है, या फर्क पड़ेगा किस साल पे करा है? ठीक है, सबको क्लियर होगी बात? ठीक। अब सर, अब यहां से माइनस करने के बाद जो आएगा ना, इसको बोला जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, या हम बोलते हैं एनएवी। क्या बोलते हैं बेटा? एनएवी। अब सर इसमें से जो बाकी खर्चे हैं वो माइनस करेंगे। क्या करेंगे अब इसमें से माइनस? बाकी खर्चे माइनस करेंगे सर। अच्छा, बाकी खर्चे कौन से हैं? बाकी खर्चे कौन से हैं? ए भगवान, संचित बेटा तेरे को समझा नहीं पाया मैं। बेटा घर में रहने का खर्चा नहीं, घर का खर्चा, घर पर खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा, घर पर खर्चा। घर में रहने का खर्चा तो पर्सनल खर्चा हो गया। नहीं, अरे घर में रहने का खर्चा पर्सनल खर्चा हो गया ना। घर पर खर्चा, रेंट कमाने के लिए घर मेंटेन करना है ना, तो घर पर खर्चा बता मेरे को क्या है, जल्दी से। स्टैंप ड्यूटी, बिल्कुल ठीक है। कॉस्ट हो गया, स्टैंप ड्यूटी हो गया। जगीशा फिर आगे बिजली पे। भाई मेरी भाषा ना समझ में आ रही तुम लोगों को? क्या करूं भाई? इंटीरियर डिजाइन का खर्चा घर पर खर्चा है, तो क्या उसको रिपेयर पे डाल दे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल दे? और सोचो क्या खर्चा है बेटा, जल्दी से बता दो और कौन से खर्चे हैं? रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हो गए, ये सारे हो गए, और बताओ कौन से खर्चे हैं? और कोई मिला तुम्हें खर्चा? याद नहीं आ रहा बेटा, इसमें रट्टा थोड़े मारा हुआ। नेचुरल डिजास्टर से हुआ हो तो क्या वो रिपेयर में आ जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन आ गया, बिल्कुल ठीक बात है। रिपेयर आ गया, रिकंस्ट्रक्शन आ गया, एग्रीड। रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन भी तो रिपेयर ही है। रिकंस्ट्रक्शन भी तो रिपेयर ही है। और सोच लो घर पर क्या और खर्चा कर सकते हो। रिवैल्यूएशन फीस हो गई, चलो ये भी मान ली तुम्हारी बात। और बताओ। बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल बनाने को क्या बोलूंगा बेटा मैं? बाउंड्री वॉल बनाने का जो खर्चा है जल्दी से बता दे, क्या वो रिपेयर, रिकंस्ट्रक्शन, परचेज में नहीं आता है?
आ जाता है। ठीक है, सब आगे हो गया। मटेरियल परचेज, कौन सा मटेरियल बेटा? कंस्ट्रक्शन में नहीं आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ परचेज या कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा? ठीक है, तो अब इसमें से कोई भी खर्चा माइनस नहीं होता है, सिर्फ दो खर्चे माइनस होते हैं, 24A एंड 24B। 24A कहता है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड डिडक्शन है बेटा। और एक खर्चा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर, दैट्स इट। और ये आ गया हाउस प्रॉपर्टी का इनकम और लॉस, यानी ये खर्चे माइनस नहीं हो रहे हैं। क्लियर होगी बात? सबको क्लियर होगी बात? तो वेलकम टू द चैप्टर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब हम शुरू करने लायक हो गए, पर शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पेज पे आए और इस चार्ट को यहां तक एक बार पढ़ें, बस यहां तक। ये वाला जो मैंने यहां लिखा हुआ है, बस इतना, ये पार्ट पढ़े जरा। इसीलिए तो लगवा दिया ना तुमसे दिमाग, कल को बोलोगे हमने लगाया दिमाग। अरे छोड़ दो ना यार, फॉर्मूला थोड़े करा दिया अभी तुम्हें। पैदाइशी सीख के आए हो क्या? अभी फॉर्मूला थोड़े करा दिया तुम्हें मैंने। अभी बोल रहा हूँ जो अभी तक यहाँ पर फॉर्मूला कराया, बस एक बार रीड करो, ये थोड़ा कि समझो बोला मैंने। ठीक है, डन हो गया। चलो, अब लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। चलिए आइए। नमस्कार बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आइए, एक नया चैप्टर है, आपको कुछ नहीं आता है अभी तक, हमने इसके बारे में कोई पढ़ाई भी नहीं करी है। अब शुरू करते हैं। अब इस चैप्टर में ये सेक्शंस हैं और ये सेक्शंस क्या क्या बताते हैं ये करेंगे। ठीक है जी, करें शुरू। अब सबसे पहला सेक्शन है 22, जिसको बोला जाता है बेसिस ऑफ चार्ज।
फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ओनर, बिल्डिंग, डीम्ड ओनर, ये सारी बातें करें। आओ सेक्शन 22 पढ़े मेरे साथ, बेयर एक्ट। अब बेयर एक्ट का चीरफाड़ करा जाएगा। आर यू रेडी पीपल? एक बार तुम्हें पूरा चैप्टर करा दिया मैंने, यानी हमने करना क्या बेटा इस चैप्टर में, हमने एक जीएवी निकालना सीखना, एक म्यूनिसिपल टैक्स 30% तुम कर लोगे, और इंटरेस्ट निकालना सीखना, चैप्टर खत्म हो जाए। समझ गए? देखो कितना सिंप्लीफाई कर दिया मैंने तुम्हारे लिए चैप्टर। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि कौन सी इनकम आएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। क्या सेल ऑफ घर आएगा इस चैप्टर में? क्या सेल ऑफ घर आएगा इस चैप्टर में? क्या जिस बिल्डिंग के अंदर मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं घुस के, मैंने ऑक्यूपाई करी हुई अपने बिजनेस के लिए, उसका कुछ करेंगे इस साइड में? ठीक है, आइए अब इतना आसान तो होगा नहीं ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। ठीक है, पढ़िए। द एनुअल वैल्यू of property consisting of any building or land appurtenant thereto, building और land appurtenant। अब यहां पर अड़ेगी थोड़ी बहुत ही गरारी। देखो बच्चों, एक होता है लैंड, एक होता है लैंड जिसके ऊपर बिल्डिंग बन गई। सही होगी ना बात? ये है लैंड और ये है बिल्डिंग प्लस लैंड appurtenant। appurtenant मतलब अटैच्ड, ये वाला लैंड, ये जो गार्डन गार्डन होता है, कार पार्किंग एरिया होता है, उस लैंड की बात कर। नाउ लैंड अटैच टू द बिल्डिंग का मतलब है जिस लैंड के ऊपर बिल्डिंग बन गई, अब लैंड लैंड नहीं रहा, बिल्डिंग का हिस्सा हो गया, ऐसा बोला जा रहा है। क्या बोला मैंने? एक बार लैंड के ऊपर बिल्डिंग बन गई, अब लैंड लैंड नहीं रहा, बिल्डिंग का हिस्सा हो गया, ऐसा बोला जा रहा है। बोलिए, क्लियर है बात? अगर आप बिल्डिंग प्लस लैंड अटैच टू द बिल्डिंग की बात करेंगे तो इसकी रेंटल वैल्यू की बात कर रहा है। रेंटल वैल्यू, एनुअल वैल्यू। क्या सिर्फ लैंड की रेंटल वैल्यू की बात करी उसने? यहां क्या बोल रहा है? एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट, नहीं करी ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रेंट ऑफ लैंड हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगा, या तो ये अदर सोर्सेज में जाएगा, या ये बिजनेस में जाएगा? डिपेंड करता है। अगर तो आपका बिजनेस है किराए पे चढ़ाना, तो इसको बिजनेस में ले जाएंगे। अगर बिजनेस नहीं है तो अदर सोर्सेज में लेके जाएंगे। जनरली एट सीए इंटर लेवल पे अदर सोर्सेज में लेके जाएंगे, बिजनेस में नहीं लेके जाएंगे, एट इंटरमीडिएट। चलिए, क्लियर होगी बात? तो क्या सिर्फ लैंड का रेंट, देखिए एक एक करके नीचे मैंने करा हुआ रेंट ऑफ लैंड अदर सोर्सेज क्लियरली लिख दिया। इस पहले इसको समझ लेते हैं। और यहां लिखा है एनुअल वैल्यू। क्या लिखा बेटा वर्ड? एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू रूल्स फॉर कंप्यूटिंग जीएवी आर बेस्ड ऑन यूज नॉट लोकेशन। फॉर रेजिडेंशियल कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग रूल्स आर द सेम। बोलो, क्या ये बात तुम्हारे को अब समझ में आ रही है जो मैंने लिखी बात? और एनुअल वैल्यू के रूल्स कहां दिए हैं? सेक्शन 23 में। ओके, दूसरी वर्ड क्या कह रहा है? ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट। इसका क्या मतलब हो गया? बिल्डिंग प्लस लैंड अटैच टू द बिल्डिंग, जो मर्जी एरिया में हो। लैंड विदाउट बिल्डिंग कहां जाएगा? अदर सोर्सेस और बिजनेस एंड प्रोफेशन। पर बिजनेस एंड प्रोफेशन में फाइनल लेवल पे। नाउ प्लीज टेल मी, क्या लैंड एंड बिल्डिंग एक एसेट होता है या अलग एसेट होते हैं? आर लैंड एंड बिल्डिंग वन एसेट या अलग एसेट? अलग होते हैं, बिल्कुल ठीक है, सेपरेट। अच्छा, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में बताओ, क्या लैंड की कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन देते हैं आप? नहीं देते? पता नहीं, नहीं देते। आप अकाउंट से बता दो चलो।
तो ये बताओ कि लैंड की कॉस्ट और बिल्डिंग की कॉस्ट क्या हमें अलग करनी पड़ेगी? तो आपने अकाउंट्स में आज तक अलग करी है? क्या आपने अकाउंट्स में आज तक अलग करी है? लेकिन अकाउंट से सीख क्या है कि लैंड की कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलती है, बिल्डिंग की कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन मिलती है, फिर भी आज तक किसी भी सवाल में तुमने अलग नहीं करे। बताओ क्यों नहीं करे भाई? हाँ, ये पता करना जरा अपने अपने अकाउंट्स के टीचर से बात करके मुझे बताना जरा कल कि सर जब लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट दी होती है पेपर में क्वेश्चन में, तो लैंड की कॉस्ट अलग क्यों नहीं करते? क्योंकि जिंदगी में आपने हमें बताया कि सर लैंड की कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलती है, सर फिर अलग क्यों नहीं करते? कल आप लोग मेरे को पूछ के बताओगे, नकुल सर मेरे को बताएंगे कि लैंड की कॉस्ट अलग क्यों नहीं होती। ठीक है? क्लियर है सबको बात? हाँ, रात में पूछ के मेरे को बताना जरूर। नकुल सर को बोलो, तुली सर पूछ रहे हैं, सर अकाउंट्स में लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट पे लैंड की कॉस्ट अलग क्यों नहीं करते? जब अलग दी होती है ठीक है, पर जब लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया तो अलग क्यों नहीं करते? पूछ के बताइएगा। पर इनकम टैक्स में हम अलग करेंगे बेटा। सुन रहे हो मेरी बात? तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेट एसेट्स अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन? बोलो। अच्छा, जब मैं घर बेचूंगा जब मैं घर बेचूंगा तो क्या लैंड भी बेच रहा हूं और बिल्डिंग भी बेच रहा हूं? क्या लैंड भी बेच रहा हूं और बिल्डिंग भी बेच रहा हूं? जल्दी बताओ। तो जब कैपिटल गेन्स में जाएंगे ना, तो लैंड एंड बिल्डिंग का कैपिटल गेन्स भी अलग निकलेगा, दोनों कैपिटल भी अलग निकलता है। सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी हेड में सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी हेड में रेंटल वैल्यू ऑफ बोथ इज ट्रीटेड टुगेदर। बिजनेस में भी अलग है, कैपिटल गेन्स में भी अलग है। तो यहां तक पढ़ो जरा, इसको पढ़ो जरा ध्यान से। देखो मैंने एक लाइन पढ़ी है अभी सिर्फ, इस एक लाइन का यहां पर हमने पहले तो विस्तार से लिख दिया। अब जरा देख के बताओ मुझे। अब देखो, ऑफ विच द असेसी इज द ओनर। लो जी बेटा, इन द हैंड्स ऑफ द ओनर आएगा। तो एक चीज बताओ, अगर एक्स लैंडलॉर्ड है, उसने वाई को किराए पे चढ़ाया और वाई ने आगे जेड को किराए पे चढ़ा दिया, तो जो वाई एक्स को रेंट देगा, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा? पर जब जेड वाई को देगा, क्या वाई ओनर है? नो सर। तो क्या ये अदर सोर्सेज में जाएगा बेटा? टीडीएस टीडीएस दोनों का एक ही सेक्शन था अगर तुम्हें याद होगा, पर इनकम अलग अलग हेड्स में जा रही है। क्या बात है, क्या बात है, सब समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? एक ना क्लॉज आएगा डीम्ड ओनर का, सेक्शन 27 में कुछ लोगों को डीम्ड ओनर बनाया जाता है, उसको बाद में करते हैं। रेंट बाय सब लेटिंग कहा जाएगा बेटा? अदर सोर्सेस। चेक करो, रेंट बाय सब लेटिंग कहा जाएगा? अदर सोर्सेस। क्यों लिख दिया ना? ओनर क्या? अदर देन सच पोर्शंस ऑफ सच प्रॉपर्टी। अच्छा ध्यान दो, क्या तुम लोग मेरी सारी बातें सुन रहे हो? अच्छा एक चीज बताओ, क्या एक घर के अलग अलग फ्लोर भी हो सकते हैं? हाँ, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। कितने घर हो गए ये? घर कितने हो गए? क्या मैं इसको लेट आउट कर सकता हूं? शायद ये खाली पड़ा हुआ है,
शायद ये सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेजिडेंस है, जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पे खुद रहता हूं, नीचे वाला किराए पे चढ़ा। क्या यूज अलग हो सकती है? क्या हमारा फॉर्मूला हाउस प्रॉपर्टी हेड में यूज बेस्ड है? क्या हमारा फॉर्मूला हाउस प्रॉपर्टी हेड में यूज बेस्ड है? क्या बेटा हाउस प्रॉपर्टी हेड में मुझे इन तीनों पे अलग अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? हम इसको अलग अलग घर तीन अलग अलग घर मान लेंगे। तीन अलग अलग घर मान लेंगे। इनको पोर्शन बोलो, यूनिट बोलो, फ्लोर बोलो, एक ही बात है। कैसे मानेंगे बात की बात है, अभी मान लेंगे बात पे आ रहे हैं। तो क्या बोला उसने? एक्सेप्ट वेयर सच पोर्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी। अच्छा सर, अगर यहां पर सर बिजनेस के लिए दफ्तर है, ये किराए पे चढ़ाया और ये यूज्ड फॉर ओन बिजनेस है, तो क्या सिर्फ इस हिस्से की इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, बाकी तीन हिस्सों की आएगी? तो क्या सर अब हिस्सों में घर को डिवाइड करना पड़ेगा? हाँ सर। तो क्या बोल रहे हैं, कैसे करेंगे बात की बात? वेयर द पोर्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी ही में ऑक्युपाई for the purpose of business or profession carried on by him, the profits of which are chargeable to tax shall be chargeable to income under the head हाउस प्रॉपर्टी। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो घर आप अपने बिजनेस के लिए ऑक्यूपाई कर रहे हो, एक्सेप्ट यूज फॉर ओन बिजनेस, यानी ऑक्यूपाइड, ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा? बोलिए भाई, जल्दी से बताइए। चलो एक बार यहां तक यहां तक एक बार हजम करो और मुझे बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई? यहां तक ये वाला पार्ट, ये वाला इसको छोड़ देंगे अभी, इसको छोड़ दो, बस यहां तक एक बार रीड करो, देखो तुम्हारे को एब्जॉर्ब हो गया? डन। अच्छा, मैंने एक एनालिसिस डाला, बिल्डिंग एज ऑफिस फैक्ट्री गो डाउन। क्या ये बिल्डिंग ऑक्यूपाइड फॉर ओन बिजनेस हो गया? जिस बिल्डिंग में आपने अपना दफ्तर खोला, अपनी फैक्ट्री खोली, अपनी दुकान खोली, अपना गोडाउन खोला, क्या ये यूज फॉर ऑक्यूपाइड फॉर ओन बिजनेस हो गया? अपना गोडाउन भी खोल लिया जिसने। तो जब इसको बेचेंगे तो क्या कैपिटल गेन्स होगा? जब इसको बेचेंगे क्या कैपिटल गेन्स होगा? ये डीसीए छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो, इसको बताता जाऊंगा धीरे धीरे। लेकिन जो इसकी रेंटल वैल्यू होगी, क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगी? जो इसकी रेंटल वैल्यू होगी, क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगी? नहीं आएगी। एक है मेरी बिल्डिंग हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, मैंने ऐसी बिल्डिंग खरीदी हुई है, इसको जब बेचूंगा तो क्या ये भी कैपिटल गेन्स में जाएगा? तो क्या जब इसको रेंट पे चढ़ाऊंगा तो क्या ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा? हुन्ना त्याणनाल, आराम से, ध्यान से, फोकस करके, सोच के। बिल्डर है, बिल्डर बिल्डिंग्स खरीदता बेचता है, क्या वो बिल्डर का स्टॉक इन ट्रेड हो गया?
तो बिल्डिंग खरीदने बेचने का प्रॉफिट कौन से हेड में जाएगा? अरे बाबा, क्या बात होगी, क्या बात होगी। क्या ये जो बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड है, ध्यान नाल, क्या ये जो बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड है, इज इट ऑक्युपाइड फॉर ओन बिजनेस? ऑक्युपाइड फॉर ओन बिजनेस। अरे बाबा, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा भाई। इतना बढ़िया, पता नहीं कैसे भाई, पता नहीं चलेगा। इज इट ऑक्युपाइड फॉर हिज ओन बिजनेस? देयरफॉर अगर स्टॉक इन ट्रेड वाली बिल्डिंग को किराए पे चढ़ा दिया, बिक नहीं रही है, किराए पे चढ़ा दिया, क्या वो हाउस हेड में आएगा? भाई साहब, आज तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी जल्दी ये चार्ट जिंदगी में खत्म नहीं हुआ, कई बार मुझे 2-2 घंटे लग जाते हैं इस चार्ट को समझाने के। तो चलो, अब तुम एक काम करो, तुमने बहुत जल्दी कर लिया तो थोड़ा सा एंजॉय करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर दोबारा से इसको शुरू करते हैं। हेलो, वेलकम बैक, क्या हाल चाल? सो मेरे होनहार बालक और बालिकाओं, एक बिल्डर के पास बिल्डिंग है स्टॉक इन ट्रेड की, एक बिल्डर के पास बिल्डिंग है स्टॉक इन ट्रेड की, उसने बेच दी, कौन से हेड की इनकम है? उसने वो बिल्डिंग किराए पे चढ़ा दी, बिल्डर ने वो बिल्डिंग किराए पे चढ़ा दी, कौन से हेड की इनकम है? एक बंदे के पास एक बिल्डिंग है फैक्ट्री की बिल्डिंग है, खाली रखी हुई है, खाली रखी हुई है। पता नहीं। ना, पता नहीं चलेगा। एक बिल्डर के पास नहीं, एक बंदे के पास एक बिल्डिंग है, खाली रखी हुई है, वेकेंट है। हाउस, वो वाली बिल्डिंग उसने बेच दी। एक बिल्डिंग खरीदी थी, खाली पड़ी हुई थी, बेच दी। एक बिल्डिंग है, उसको उसने किराए पे चढ़ा दिया। दुकान है, दुकान है, उसने किराए पे चढ़ा दी दुकान। हाउस प्रॉपर्टी, पक्की बात है। वेरी नाइस। नाउ बेटा, वही चीज जो मैंने यहां पर एक समराइज चार्ट में लिखा है, क्या सबलेटिंग की इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगी? क्या सबलेटिंग की इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगी? क्या लैंड को अगर मैंने किराए पे चढ़ा दिया, सिर्फ खाली जमीन है, कोई बिल्डिंग नहीं है, किराए पे चढ़ा दिया, तो क्या वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगी? ये इनकम्स कहां जाएंगी? वेट कर रहा था, ये कौन मिलेगा मुझे। रुक जाओ, मिल गया एक। एक मिला मुझे, राघव। राघव बेटा, दोबारा पूछ, अपना सवाल दोबारा पूछ। राघव कहता, सर दुकान की बिल्डिंग है तो सर ये तो बिजनेस में जाना चाहिए, यही चक्कर है बस। इसी को ये चैप्टर मुश्किल बनेगा, और कोई रीजन नहीं है चैप्टर मुश्किल बनने का। जो मैंने अभी समझाया तुम्हें, इतने आराम से समझाया, इतने प्यार से समझाया। दुकान फॉर बिजनेस बोला मैंने बोला दुकान किराए पे चढ़ा दिया तुमने, दुकान की बिल्डिंग किराए पे चढ़ा दी, खाली बिल्डिंग किराए पे चढ़ा दी। दुकान की बिल्डिंग किराए पे चढ़ा दी, कहां जाएगा? जल्दी बताइए, जल्दी।
मैं बारी बारी क्यों पूछ रहा हूं, मुझे पता है कई बैठे हैं दिमाग में, सर दुकान तो सर बिजनेस होता है सर, सर सर फैक्ट्री तो बिजनेस। मैं एक छितर लाने कितने मेरी मैंने फैक्ट्री खरीदी हुई है। फैक्ट्री खरीदने का मतलब चलती फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री की बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल एरिया में बिल्डिंग किराए पे दी है। मैंने बिल्डिंग खरीदी है इंडस्ट्रियल एरिया में। प्रैक्टिकल दुनिया में देखो, मेरे पास 2 दुकान के प्लॉट है, 3 फैक्ट्रियों के प्लॉट है, खरीद के रखे हुए हैं। अगर मैं किराए पे चढ़ा दूंगा तो क्या हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में जाएगा? अगर दुकान के बिल्डिंग के अंदर मैंने अपनी दुकान खुद खोल ली, वहां से छितर बेचने शुरू कर दिए, तो बताओ मुझे। राइट, चलिए अब चलते हैं आगे। अब इन चार्ट्स में कुछ छोटी मोटी बातें रहती होंगी, जैसे ये वाला पार्ट रह गया, जैसे ये वाला पार्ट रह गया, ये वाला रह गया, तो रहने दो, उस पर वापस आएंगे। एक ही दिन में सारा चैप्टर नहीं हो जाएगा। अब यहां पर कंप्यूटेशन का चार्ट आ गया। ये वाला चार्ट मैंने समराइज करा ओवरव्यू का सेक्शन। अब हम इसमें कंप्यूटेशन के चार्ट पे आ गए और इसमें कई चीजें लिखी हुई हैं जो अभी धीरे धीरे समझ में आएंगी। अब एक एक करके इस चार्ट का अब जीएवी का समरी कर रहे हैं। द हाउस में भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, rental value is always taxable under the head house property in the hands of owner. If the tenant sublets the house, then the rent received by the tenant to the subtenant will be taxable as other sources or business and not house property since the owner नहीं है। Example 1 read करो। जो वाई को रेंट आ रहा है 25,000 रुपए का, ये कौन से हेड में जाएगा? राइट, सीए इंटर में कहां लेके जाएंगे इसको? अदर सोर्सेस। चलिए ये बात अब फाइनली क्लियर होगी। मैं इस रेजिडेंशियल की जगह कमर्शियल लिख दूं, इंडस्ट्रियल लिख दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? Now, if the person does business in his own building, occupies for not accessible under the head, इस बिल्डिंग के जितने भी खर्चे हैं, कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन मिलेगी, ऑल एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर, इंश्योरेंस, टैक्सेस, सारों का डिडक्शन कहां मिलेगा? बिजनेस हेड में मिलेगा। अच्छा अब एक चीज बताओ, एक होती है बिल्डिंग इंसिडेंटल टू बिजनेस, इनडायरेक्टली यूज फॉर बिजनेस, एक होता है डायरेक्ट यूज, एक होता है इनडायरेक्ट यूज। जैसे मैंने अपने वर्कर्स को अपने क्वार्टर्स रहने के लिए दिए हुए, मैंने अपने स्टाफ को अपनी बिल्डिंग के क्वार्टर्स, रेजिडेंस के क्वार्टर्स रहने के लिए दिए हुए और उन सबसे 1,000 रुपया महीना मैं एक रेंट ले लेता हूं। फिर ये बताओ, ये जो बिल्डिंग मैंने अपने वर्कर्स को दी,
क्या ये भी बिजनेस से रिलेटेड है? क्या इसका भी बिजनेस से लेना देना है? ऐसी बिल्डिंग का जो इंसिडेंटल है, जैसे स्टाफ क्वार्टर्स या कंपनी का गेस्ट हाउस होता है जहां पर कंपनी के एम्प्लॉय जाके रह सकते हैं कुछ पैसा देके, इस बिल्डिंग को भी हम बिजनेस मानेंगे। और जो भी रेंट रिकवर होगा एम्प्लॉइज से, वो बिजनेस हेड में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाएगा। यानी बिल्डिंग से अगर इफ द बिल्डिंग इज ऑक्युपाइड फॉर बिजनेस और इनडायरेक्टली यूज फॉर बिजनेस, वो रेंट कहां जाएगा बेटा? बिजनेस हेड में जाएगा। मार्क करो इसको इंपॉर्टेंट। देन the computation of GAV depends upon the use of the house, not location. For rules for computing GAV, refer to page। आओ देखें जरा कौन सा पेज है। ये रहा पेज नंबर 219। वापस आके लिख लेते हैं 219। चलो जल्दी से बोलो, क्या ये बात बैठ गई दिमाग में? बैठ गई। स्टॉक इन ट्रेड की बिल्डिंग किराए पे चढ़ाई मैंने। स्टॉक इन ट्रेड की बिल्डिंग किराए पे चढ़ाई मैंने अपने स्टाफ को रहने के लिए दिया, उससे रेंट आया मेरा। मेरे पास एक दुकान का प्लॉट है, दुकान की बिल्डिंग है, दुकान है, मैंने किराए पे चढ़ा दी है। फाइनली यहां तक हजम होगी। अब आगे आते हैं। ये वाला भी कराऊंगा, आज नहीं कल करेंगे, आज पहले इसको सेटल होने दीजिए। अब एक बार मेरे पास जीएवी निकल आया, जीएवी में से क्या माइनस करेंगे? म्यूनिसिपल टैक्स। प्रोवाइडेड दैट टैक्सेस लेविड बाय एनी लोकल अथॉरिटी in respect of the property shall be deducted irrespective of the year in which the liability to pay such tax was incurred by the owner. In determining the annual value of the property of that year in which such taxes are actually paid by him. कौन से साल का था, कौन से साल में लाइबिलिटी थी, वो नहीं देखना है। क्या देखना है? कौन से साल पे हुए। He says it is a percentage, then the percentage is of the municipal value. Municipal value is the rental value of property fixed by the local authorities. Method of accounting is not relevant while computing the deduction for municipal taxes. आपका method of accounting कोई relevant नहीं है। It is referred to as house tax, property tax, municipal tax, corporate tax, sewerage tax. It is a tax payable to the local authorities by whatever name called. Does any tax paid to the state government? चलिए बताइए, अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे करा, क्या उसकी डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी हेड में मिलेगी? स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी टैक्स पे करा, नहीं मिलेगी सर। क्योंकि क्या बोला उसने? टू द लोकल अथॉरिटी। सही है। एग्जाम्पल रीड करिए, रीड द एग्जाम्पल। लाइबिलिटी टू पे किसकी है बेटा? हु इज लाइबल टू पे म्युनिसिपल टैक्स, लैंडलॉर्ड या टेनेंट? किसकी लाइबिलिटी होती है? May be of the tenant or the landlord as per terms of the contract between the tenant and the landlord. ठीक है, चलिए लास्ट टाइम, लाइबिलिटी किसकी होती है, लैंडलॉर्ड की या टेनेंट की? जल्दी से बता दो, लाइबिलिटी किसकी है, लैंडलॉर्ड की? डिपेंड्स। आई थिंक डिपेंड्स इज अ गुड वर्ड।
कोशिश कीजिए इस वर्ड पे ज्यादा ध्यान दिया जाए आजकल. दिस इज अ गुड वर्ड. डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट. सही बात. The deduction is allowed to the landlord only if the amount of municipal taxes is paid by the landlord during the previous year. और यहां आना चाहिए 25. ठीक कीजिए उसको. ठीक है जी. इट डज नॉट मैटर टू विच ईयर द म्यूनिसिपल टैक्स रिलेट. चलिए लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात. क्या मेरा घर इंडिया के बाहर भी हो सकता है? कैन आई ओन अ हाउस आउटसाइड इंडिया? क्या जो घर इंडिया के बाहर है उसका रेंटल वैल्यू इंडिया में असेसेबल हो सकता है? सोच के जवाब दीजिएगा. ना पता नहीं तो काम खत्म हो चुका बेटा तेरा. पता नहीं तब होता है जब हमने लॉ करा ना हो. ओके. यस ठीक है. आर प्लस ओ आर के हाथ में हो सकता है. बिल्कुल ठीक है. पवन वेरी नाइस. क्या नॉन रेजिडेंट के हाथ में या आर प्लस एनओआर के हाथ में फॉरेन प्रॉपर्टी का रेंट इंडिया में टैक्सेबल हो सकता है? क्या नॉन रेजिडेंट के हाथ में या आर प्लस एनओआर के हाथ में फॉरेन प्रॉपर्टी का रेंट इंडिया में टैक्सेबल हो सकता है? शुक्र. शुक्र. यानी तुम लोगों पे जो इतनी मेहनत करी शायद वो काम आ रही है. जो इतने महीने मेहनत करके आए, ये जो जवाब तुम अभी दे रहे हो आज की मेहनत के हैं या इतने महीनों की मेहनत के हैं? है ना? तो अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी हेड से शुरू कर देता पहले हफ्ते में, एक हफ्ते के बाद हाउस प्रॉपर्टी कराता तुम, क्या हाल होता तुम्हारा? क्या मेरी आधी बातें समझ में आती तुम्हें? नहीं आती ना? आ जाती. पागल हो गए थे. अच्छा अब ये बताओ, फॉरेन में घर है और तुम आर प्लस ओ आर हो, उस इनकम को निकालेंगे कैसे? लंदन के रूल्स के हिसाब से या इंडिया के रूल्स के हिसाब से? आप आर प्लस ओ आर हो, आपके हाथ में असेसेबल है. कौन से रूल्स के हिसाब से इनकम निकालेंगे? लंदन की इनकम के हिसाब से या इंडिया के इनकम के हिसाब से? लंदन के. ये कौन सा? एक रुक जाए एक सेकंड. कौन है ये? राघव. राघव बेटा तू ओवर थिंकिंग मोड में आ गया है. ध्यान रख इस बात का, तू ओवर थिंकिंग मोड में आ गया है. राघव कहता है लंदन के रूल के हिसाब से. भाई मेरे को लंदन का क्या लेना देना भाई. इंडिया की इनकम टैक्स एक्ट है तो इंडिया के हिसाब से निकलेंगे ना. राइट. सो इट सेज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बीइंग accessible to Indian tax as per rules of residential status. कौन से लॉ के हिसाब से टैक्सेबल होगा? इंडिया के लॉ के हिसाब से. तो क्या फॉरेन घर का भी जीएवी निकालेंगे, म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, 30% माइनस करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे और इनकम आ जाएगी? पवन बेटा, I said the rules will remain the same. If income is accessible in India, the house property income rules will remain the same. तो जल्दी बता दीजिए, फॉरेन में घर है, इंडिया में accessible है, क्या उसकी इनकम पे रूल्स वही लगेंगे जो बाकी प्रॉपर्टी पे लगते?
भाई जो म्यूनिसिपल टैक्स पे होगा, लंदन की बिल्डिंग का म्यूनिसिपल टैक्स क्या चंडीगढ़ के लोग को पे करोगे या लंदन लोकल अथॉरिटी को पे करोगे? क्या लंदन की लोकल अथॉरिटी को जो टैक्स पे करा, वो इंडिया में इनकम निकालते समय डिडक्शन मिल जाएगी तुम्हें? हाँ सर, कहता मिल जाएगी। है ना? चलो इस लाइन को दोबारा पढ़ो जरा, दोबारा पढ़ो इसको। अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो क्या वो इंडिया में असेसेबल हो सकती है? हो सकती है सर। अगर वो इंडिया में असेसेबल हो गई तो रूल कौन से लगेंगे? इंडिया के लगेंगे सर। और सर का जो फॉरेन में म्यूनिसिपल अथॉरिटी को मैंने म्यूनिसिपल टैक्स पे करा, उसका मुझे डिडक्शन मिल जाएगा? मिल जाएगा। चलो क्लियर होगी बात सबको? अब क्या आ गया मेरे पास? एनएवी। जीएवी निकल गया, माइनस कर दिया, क्या आ गया बेटा? एनएवी। एनएवी में से क्या माइनस करेंगे? अरे टैगोर तू यार पहले लॉ तो समझ ले, कैसे होगा बाद में करेंगे, क्या होगा तो कर लो पहले। एक एक करके चलूंगा ना बेटा। स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब ये बताओ ये क्या लिखा मैंने? देखो जरा क्या लिखा मैंने। हम्म। आर्यन, बात तेरी सही है। अब यहां देख के बता, मैंने जब ऐसे लिखा इसका मतलब क्या हो? ओल्ड में है, न्यू में है, दोनों में है? देखा, ये बच्चे मेरे हैं, इनको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इनको विश्वास है कि अगर ये सिर्फ न्यू में होती तो पुलिस सर लिख देते यहाँ। है ना? इस विश्वास पे ही चल रहे हो ना? हाँ, ये विश्वास बहुत जरूरी है। ये टीचर स्टूडेंट का विश्वास अगर गलत हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ओके नाउ गाइस चलें आगे। अच्छा तो क्या रिपेयर का डिडक्शन मिलता है हाउस प्रॉपर्टी? डू आई गेट अ डिडक्शन फॉर रिपेयर? इंश्योरेंस? फायर इंश्योरेंस? इलेक्ट्रिसिटी बिल? वाटर बिल? फलाना ढिमका? कुछ नहीं मिलता। ठीक है, ये हो गया 24A। एक आ गया 24B। ये क्या है? क्या है ये? मनी बोरोड बोलो, कैपिटल बोरोड बोलो, लोन बोरोड बोलो, क्या एक ही बात है? पैसा लोन पे लिया, कैपिटल बोलो, लोन बोलो, इज इट द सेम थिंग? लिया किस लिए मैंने? या खरीदने के लिए लिया, या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया, या रिपेयर के लिए लिया, या रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, रिन्यूअल, जो मर्जी बोलो। अब यहां पर एक होता है फुल रिकंस्ट्रक्शन, यानी तोड़ के बनाया गया। लेकिन इफ द वर्ड रिकंस्ट्रक्शन इज यूज्ड, हम उसको रिपेयर मानेंगे? क्या मानेंगे? पेपर में अगर रिकंस्ट्रक्शन लिखा हो तो क्या मानेंगे उसको? रिपेयर मानेंगे, रेनोवेशन मानेंगे, रिन्यूअल मानेंगे। चलो, मेरा सवाल, आपके जवाब, मेरा सवाल, आपका जवाब। क्या रिपेयर के खर्चे का डिडक्शन मिलता है? क्या बात है, आज तो बड़े फॉर्म में हो भाई। क्या लोन लिया रिपेयर कराने के लिए, उसके ब्याज का डिडक्शन मिल जाएगा? चलो सही बात। अब ये बताइए, ये जो लोन हम लेते हैं, इसका डिडक्शन ड्यू बेसिस पे दे रहा भाई। हेलो, ये जो लोन हम ले रहे हैं ना, उसका डिडक्शन अपने को ड्यू बेसिस पे दे रहा है। सॉरी, ये क्या बात हुई?
सर म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन पेड बेसिस पे मिल रहा था, लोन का आप ड्यू बेसिस पे दे रहे हो, ये क्या लॉजिक है सर? सर एक मेथड ऑफ अकाउंटिंग तो फॉलो कर लो, कहीं ड्यू है कहीं पेड है, ये क्या चल रहा है सर? व्हाट इज दिस? ये हाउस प्रॉपर्टी का रूल है। कहाँ का रूल है बेटा? हाउस प्रॉपर्टी। निर्मला जी तो बहुत बाद में आई है भाई, ये तो रूल चल रहे हैं 1990 से। अलाउड एज अ डिडक्शन ऑन एक्रूअल बेसिस वेदर पेड और नॉट। अच्छा, इसको पढ़ोगे जरा, रीड दिस। आ गया समझ? अब ये लोन में किससे ले सकता हूं? whom can I take the loan from? बैंक्स। थोड़ा क्रिएटिव बनो यार। और किससे ले सकता हूं बेटा? फ्रेंड्स। थैंक यू पवन। पवन कहता है मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा सर का भी और अपना भी। उसने 2 मिनट में आंसर दे दिया। कहता है एनी पर्सन। सही बोल रहा है। अरे जो पैसा देने को तैयार हो उससे ले सकते हैं। तो क्या सर मैंने पापा से लोन लिया घर बनाने के लिए? किससे लोन लिया? पापा से लोन लिया। क्या सर मुझे ब्याज का डिडक्शन मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, बस प्रूव करना पड़ेगा। assessee is required to prove that interest was payable. Loan can be taken from any person. क्लियर होगी बात? अब ये बताओ, मेरे पास एक घर है चंडीगढ़ में, पर मुझे बॉम्बे में घर बनाना। क्या करूं यार, कैसे बनेगा बॉम्बे में घर? बहुत महंगा है यार बॉम्बे में। क्या लोन ले सकते हैं ब्रोकर से? फंड रेज करने पड़ेंगे, तुम दोगे मुझे? अच्छा, अब लोन लिया मैंने, मेरे को लोन लेने गया ना तो कहते हैं सिक्योरिटी दो। तो मैंने कहा चंडीगढ़ का घर है, उसकी सिक्योरिटी देते हैं। तो चंडीगढ़ का घर का सिक्योरिटी देके लोन ले लिया और बॉम्बे के घर में पैसा लगा दिया। अब ये बताओ मुझे कि जो मैंने इंटरेस्ट पे करा उसकी डिडक्शन चंडीगढ़ के घर की इनकम से मिलेगी या बॉम्बे के घर की? डिडक्शन कौन से घर की इनकम से मिलेगी? जिस घर को गिरवी रख के लोन लिया उस घर की इनकम से, या जिस घर के लिए लिया? So such interest is allowed as a deduction from the income of house for which the loan was taken and not from any other house property of the assessee. Example read करिए। ना चाहिए, फोर्थ वाला पॉइंट बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। एक चीज बताओ, मैंने लोन लेने के कोई ब्रोकरेज पे करी, कमीशन पे करी, प्रोसेसिंग फीस पे करी टू गेट द लोन। क्या उस ब्रोकरेज कमीशन प्रोसेसिंग फीस का भी डिडक्शन मिल रहा है हाउस प्रॉपर्टी? नहीं मिल रहा सर। लोन के ईएमआई में प्रिंसिपल रीपे कर रहा हूं मैं। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग जाता है ना। प्रिंसिपल रीपे कर रहा हूं, क्या उसका भी डिडक्शन दोगे सर? सर लोन की 2 इंस्टॉलमेंट लेट होगी सर। सर ईएमआई 2 लेट गई, इन्होंने मेरे को पीनल इंटरेस्ट लगा दिया सर।
क्या वो पीनल इंटरेस्ट इंटरेस्ट होता है या पेनल्टी होता है? तो उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो लाइफ इज वेरी सिंपल इफ यू वांट इट टू बी सिंपल। बस बेटा कल से शुरू करेंगे, जीएवी निकालेंगे, इसमें 2 दिन लगेंगे, फिर इंटरेस्ट निकालेंगे, इसमें 2 दिन लगेंगे, बस फिर इनकम निकालेंगे, उसमें 2 दिन लगेंगे। मतलब 6-7 दिन में चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। बस करना ही है, ये बात याद है। नहीं नहीं, 6-7 नहीं, 8 एक दिन तो लगेंगे। चलो, बट समझ में आ गया? चलो, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर।